हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछली वीडियो तक हमने बात करी थी सेक्शन 129 जो बात करता है गिफ्ट से रिलेटेड। आज से हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 130 जो बात करता है एक्शनेबल क्लेम्स से रिलेटेड, और आगे के जितने भी मिसलेनियस प्रोविजंस बचे हुए हैं आज उनको इस वीडियो में हम डील कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार है, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक दे रखा है, उनको भी जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 130 के अंदर बताया है कि अगर आपको एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करना है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही होगा। एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करा के ही आप ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये हमेशा राइटिंग में होगा और ट्रांसफरर या ट्रांसफर के एजेंट जो है उसके द्वारा साइंड होगा। ये जो एजेंट है वो ड्यूली ऑथराइज होना चाहिए, उसको इस काम के लिए ऑथराइज किया हुआ है आपने, तो आपके या आपके बिहाफ पे आपका जो एजेंट है जिसको आपने ड्यूली ऑथराइज किया हुआ है उसके साइन के द्वारा ही, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर आगे बताया गया कि ऐसा जो ट्रांसफ़र है एक्शनेबल क्लेम का वो कब कंप्लीट होगा और कब इफेक्ट में आएगा। वो ये बताया गया है जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट का एग्जीक्यूशन करा दिया जाएगा उस वक्त वो जो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो इफेक्ट में आ जाएगा। फिर आगे बताया है कि जब एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर इफेक्ट में आ जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके कंप्लीट होने के बाद में ट्रांसफर के जितने भी राइट्स थे, जितने भी डैमेजेस रिसीव करने का उसका राइट था, जितना भी उसका रेमेडी थी, वो सारी की सारी उस ट्रांसफरी के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो जो ट्रांसफरी है उसके पास मेरे जितने भी राइट्स होंगे, मेरी जितनी भी रेमेडीज़ होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। आगे ये बताया गया है कि भले ही आगे बताए गए सेक्शन के अंदर जो नोटिस की बात की जा रही है वो नोटिस मैंने किसी व्यक्ति को दिया है या नहीं दिया है, उसके होते हुए भी जितने भी मेरे राइट्स और मेरी रेमेडीज़ है वो ट्रांसफरी के पास चल जाएगी। आगे प्रोविजन में जो बात बताई गई उसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ज़्यादा टिपिकली समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो डेटर है उसको प्रोटेक्ट करते हुए बताया है, इसमें बोला है कि ऐसा जो डेटर मतलब जो ट्रांसफरर था उसका जो डेटर था जिसके अगेंस्ट उसका जो एक्शनेबल क्लेम था, ऐसा डेटर बिना नॉलेज के अगर अपना जितना भी उसको देना था डेट था अगर उसने चुका दिया, अगर उसने अपने क्रेडिटर को मतलब ट्रांसफ़र को अगर वो पे कर दिया तो वो एक वैलिड डिस्चार्ज माना जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि वो जो डेटर है वो अपना जो डेट चुकाता क्रेडिटर को मतलब ट्रांसफरर को, ऐसे ट्रांसफ़र के न होने पर मतलब अगर ऐसा एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र नहीं किया जाता तो डेटर तो उसको ही चुकाता ट्रांसफरर को। तो अगर डेटर ने बिना नॉलेज के या फिर ऐसा जो डेटर है वो ऐसे ट्रांसफ़र का पार्टी नहीं था, ऐसी कंडीशन में अगर डेटर ने अपना जो डेट है वो चुका दिया है, वो क्रेडिटर को दे दिया गया है, वो ट्रांसफरर को दे दिया है, तो उसका जो डेट था उसको उससे डिस्चार्ज माना जाएगा और उसको वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे बात ध्यान रखने की है कि उसको ऐसे ट्रांसफ़र का नोटिस नहीं था और वो ऐसे ट्रांसफ़र का पार्टी भी नहीं था। फिर सबसेक्शन 2 के अंदर ये बताया है कि जब एक बार एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो गया तो ट्रांसफरी जो है वो अपने नाम पर ऐसे एक्शनेबल क्लेम को क्लेम करने के लिए, ऐसे एक्शनेबल क्लेम को चुकाने के लिए, वापस लेने के लिए सूट फाइल कर सकता है। उसके लिए उसको ट्रांसफरर की तो न तो मंजूरी लेनी है, ना तो उसकी कंसेंट लेनी है, ना ही उसे ऐसे कोई नोटिस देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र होने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है, तो उसको क्लेम करने के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। उसके लिए उसको न तो ट्रांसफ़र की कंसेंट की ज़रूरत है, न ट्रांसफरर को कोई नोटिस देने की ज़रूरत है। आगे एक्सेप्शन के अंदर ये बताया है कि इस सेक्शन में लिखी हुई बातें फायर या मरीन पॉलिसी के ट्रांसफ़र के ऊपर लागू नहीं होगा और इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 38 के जो प्रोविजंस है उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा। सेक्शन 131 के अंदर ये बताया है ये जो नोटिस दिया जा रहा है वो नोटिस जो होगा वो राइटिंग में होगा और साइंड होगा ट्रांसफरर या उसके ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा, और अगर ट्रांसफ़र साइन नहीं करता है, उसको ट्रांसफ़र के द्वारा साइन करने से वो रिफ्यूज़ कर देता है, तो ट्रांसफरी या उसके एजेंट के द्वारा साइन किया जाएगा उस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को और उसके ऊपर ट्रांसफरी का जो एड्रेस है वो मेंशन किया जाएगा। फिर सेक्शन 132 के अंदर बताया गया है कि ट्रांसफरी की लायबिलिटी क्या होगी। तो इसमें बताया गया है ट्रांसफरी जो है उस एक्शनेबल क्लेम को उन सारी लायबिलिटीज़ के साथ में ग्रांट करेगा जितनी भी लायबिलिटीज़ ट्रांसफरर के ऊपर थी उस ट्रांसफ़र के वक्त। जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ उस दिन ट्रांसफरर के ऊपर जितनी भी लायबिलिटीज़ थी उससे रिलेटेड, उस एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड जितनी भी लायबिलिटीज़ थी उनके साथ में ही वो उस ट्रांसफ़र को ग्रहण करेगा, उस एक्शनेबल क्लेम को ग्रहण करेगा।
आगे सेक्शन 133 के अंदर बताया है कि मैं जो ट्रांसफरर हूँ वो मेरे डेटर की वारंटी ले रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो है उस वक्त सॉल्वेंट है, मतलब उसके पास उस वक्त पैसे है। तो मैं ये जो गारंटी ले रहा हूँ वो ट्रांसफ़र की तारीख तक की ही गारंटी ले रहा हूँ। उसके बाद अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर आगे ये बताया है कि अगर ऐसा ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन था तो जितने कंसिडरेशन के लिए वो ट्रांसफ़र हुआ है उतने कंसिडरेशन की ही वारंटी मैं दूंगा। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इन एब्सेंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, इन बातों के कॉन्ट्ररी में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है उस सूरत के अंदर तो मैं जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ है तब तक के लिए ही वारंटी दूंगा और जितने का कंसिडरेशन है उतने कंसिडरेशन तक की ही वारंटी मैं दूंगा मेरे डेटर के सॉल्वेंट होने की। अब सेक्शन 134 के अंदर मॉर्गेज डेट की बात की गई है। यहाँ पे असाइनमेंट बाय वे ऑफ मॉर्गेज की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि मैंने जो डेट ट्रांसफ़र किया मेरे ट्रांसफरी को, वो डेट अगर मेरे द्वारा ले लिया जाता है, मतलब मेरे द्वारा वसूल कर लिया जाता है या ट्रांसफरी को चुका दिया जाता है, तो सबसे पहले तो उस डेट को रिकवर करने में जितनी कॉस्ट लगी, जितना खर्चा हुआ, उसके अंदर उसमें से पैसा दिया जाएगा। उसके बाद में उस ट्रांसफ़र के द्वारा जितना अमाउंट सिक्योर किया गया उसकी भरपाई के लिए उस पैसे को लगाया जाएगा। उसके बाद में अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पैसा जो है वो ट्रांसफरर को दे दिया जाएगा। मतलब सबसे पहले तो उसको वसूल करने में जितना खर्चा हुआ उसको चुका दिया जाएगा। ट्रांसफरी को जितने पैसे देने थे, जितने के लिए वो सिक्योर किया गया था, उतना पैसा ट्रांसफरी को दे दिया जाएगा और जितना भी रेसिड्यू होगा वो ट्रांसफरर को दे दिया जाएगा। सेक्शन 135 क्यों है? सेक्शन 135 इस वजह से है क्योंकि फायर और मरीन पॉलिसी को सेक्शन 130 के प्रोविजंस में से हटा दिया गया। वहाँ पे बताया गया कि फायर और मरीन पॉलिसी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे बात की गई है फायर और मरीन पॉलिसी जो है ना वो प्रॉपर्टी के साथ में ही ट्रांसफ़र की जा सकती है। जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो इंश्योरेंस है उसी के साथ उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि वो जो प्रॉपर्टी है जब मैंने ट्रांसफ़र कर दी और उस फायर या मरीन पॉलिसी का वो व्यक्ति असाइनी हो चुका है, वो जो ट्रांसफरी है वो उसका असाइनी हो चुका है, तो यहाँ पे बात बोली गई है कि जिस दिन वो ट्रांसफ़र हुआ उस दिन से ऐसा माना जाएगा कि वो जो व्यक्ति है, वो जो ट्रांसफरी है, उसी व्यक्ति के साथ इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई थी वो उस असाइनी को ही दी गई थी। यहाँ पे ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति मेरी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और उस व्यक्ति के पास उस मरीन या फायर पॉलिसी के खिलाफ सूट फाइल करने का जो भी राइट है उसके पास आ जाएगा। सेक्शन 136 के अंदर बताया गया कि कुछ सर्टेन लोग हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेबल क्लेम के ट्रांसफरी नहीं हो सकते, मतलब उनको एक्सेबल क्लेम असाइन नहीं किया जा सकता। ये कौन है? सेक्शन 136 के अंदर ही बताया गया कि कोई भी जज, लीगल प्रैक्टिशनर या फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर हैं वो न तो बाय करेंगे, मतलब न तो खरीदेंगे, या न ही ट्रैफिक करेंगे, न ही स्टेपुलेट करेंगे, न ही एग्री करेंगे कोई शेयर को रिसीव करने में किसी भी एक्सेबल क्लेम के अंदर। मतलब ना तो वो इंटरेस्ट लेंगे, ना तो उनको खरीदेंगे, ना उनके ऊपर वो ट्रैफिक करेंगे। अब सेक्शन 137 बात करता है सेविंग्स की। इसमें बताया गया है कि ऊपर जितने भी सेक्शंस आए हैं, पहले के जितने भी सेक्शन आ चुके हैं इससे पहले के, वो न तो अप्लाई करेंगे स्टॉक्स के ऊपर, न शेयर्स के ऊपर, न डिबेंचर्स के ऊपर, और ना ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो कि फॉर द टाइम बिंग नेगोशिएबल है, मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी लागू नहीं होंगे, और ना ही किसी मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो कि टाइटल ऑफ गुड्स से डील करते हैं। मतलब शेयर्स, डिबेंचर, स्टॉक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर की जितने भी प्रोविजंस है उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उम्मीद करता हूँ ये एक्ट आपको ईजिली समझ आ गया होगा। मैंने आपको एक बहुत आसान भाषा में समझाया होगा। अगर आपको ये वीडियो और ये जो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर, अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को और मेरे पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।